जब जब मुगलों की तारीख लिखी जाएगी, जब कभी किसी शहंशाह का जिक्र होगा, जब कभी हिंदुस्तान अपने हसीन माजी पर नाज करेगा, वक्त के माथे पर ताज बनकर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का नाम चमकेगा। हिंदुस्तान को अपने इस अजीम शहंशाह पर फख्र है। रियासत हो या सियासत, इमारत हो या जहानत, अकबर ने हमेशा वक्त से आगे सोचा और इसी सोच ने अकबर को तमाम हुक्मरानों के बीच सफ़े अव्वल में जगह दी। उनकी इसी सोच और जहानत की उम्दा मिसाल है एक शहर, फतेहपुर सीकरी। सारे जहां में धूम में आज इसी शहर की तारीख और इमारत से रूबरू होंगे, और रूबरू होंगे माजी की यादों और मुगलों की विरासत से। हिंदुस्तान की तारीख का एक बेहद अहम शहर, मुगलों के सुनहरे दौर का गवाह, अकबर की जिहानत और सोच का जामिन। 1571 ईस्वी से 1584 ईस्वी तक हिंदुस्तान की सियासत का मरकज रहा यह शहर, और दारुल हुकूमत भी रहा। इस शहर की तारीख में पोशीदा है अकबर की एक बेहद दिलचस्प कहानी। कहानी इस शहर के आबाद होने की, कहानी मुगलों के वारिस की, कहानी अकबर के मन्नत की। अकबर को एक अरसे तक कोई औलाद नहीं हुई, और औलाद के न होने का गम तो अकबर को था ही, साथ ही मुगलों के वारिस न होने का मलाल भी। और इसी मलाल और गम ने अकबर को हमेशा बेचैन रखा। औलाद की मन्नत ने अकबर को अजमेर शरीफ की तरफ कूच करने के लिए मजबूर कर दिया। अकबर ने यह फैसला लिया कि वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में औलाद की मन्नत मांगने पैदल जाएंगे। अकबर की मुराद पूरी हुई। महारानी जोधाबाई ने एक बेटे को जन्म दिया, मुगलों को वारिस मिला, अकबर को औलाद का सुख नसीब हुआ, हिंदुस्तान के तख्त को जानशी मिला। अकबर ने अपनी औलाद का नाम शेख सलीम चिश्ती के नाम पर शहजादा सलीम रखा। आने वाले वक्त ने शहजादा सलीम को जहांगीर के नाम से जाना। अकबर की मुराद पूरी हो चुकी थी, उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो चुकी थी, और अब अकबर को सलीम चिश्ती को दिया गया वादा पूरा करना था। अकबर ने सीकरी को आबाद करने का फैसला किया। उन्होंने इसे दारुल हुकूमत का दर्जा दिया, और फिर यह शहर भी रफ्ता रफ्ता आबाद होने लगा। देखते ही देखते सीकरी हिंदुस्तान का एक अहम मरकज बन गया। आगरा की तर्ज पर फतेहपुर सीकरी में तामीरें शुरू हुई। अकबर चाहते थे कि सीकरी किसी भी मामले में आगरा से कमतर ना हो, लिहाजा उन्होंने बेहद सलीके से इस शहर को बसाने का प्लान बनाया था। 9 किलोमीटर के दायरे में एक अजीम किले की तामीर हुई।
1871 ईस्वी में तामीर का काम शुरू हुआ और 13 साल में शहर आबाद हुआ। किले को लाल पत्थरों से बनाया गया था। मुगलों की ज्यादातर इमारतों में लाल पत्थर का इस्तेमाल हुआ करता था। शुरुआती 1 साल में ही ज्यादातर इमारतें तैयार हो चुकी थीं। जो इमारत सबसे पहले तामीर हुई थी वो थी यहां की जामा मस्जिद। 1571 ईस्वी में ही यह मस्जिद तामीर हो चुकी थी। जिस तरह से मस्जिद का तस्वुर होता है कि इनके 3 गुंबद हों और एक प्लान जो होता है उसके मुताबिक नहीं है। ये इमारत एक तरह से इसमें मंदिर का आर्किटेक्चर काफ़ी हद तक इसमें शामिल है। तो एक तरह से मिक्सचर है ये, इस्लामिक और हिंदू आर्किटेक्चर का मिक्सचर है। वैसे तो सभी इमारतों में मिक्सचर होता है, लेकिन इसमें जिस पैमाने पर मिक्सचर है वो दूसरी मुगल इमारतों में नहीं है। 3 गुंबद वाली ये मस्जिद चौकोर है और 3 हिस्सों में तकसीम की गई है। मस्जिद में दाखिल होने के लिए एक खूबसूरत मेहराबदार दरवाजा बनाया गया था। बेहतरीन नक्काशी से मुज़य्यन की गई थी यहां की दीवारें। ये मस्जिद इंडो इस्लामिक फन तामीर की बेहतरीन मिसाल है। जब आप इस किले के अंदर आएंगे तो इसके मरकज में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर सबसे पहले नजर पड़ेगी। 1 मीटर ऊंचे चबूतरे पर संगे मरमर से उनकी दरगाह बनवाई गई है। 1580 से 1581 ईस्वी के दरमियान इस दरगाह की तामीर हुई। सफेद संगे मरमर पर बेहद बारीक और नफासत से नक्काशी की गई है। यहां आने वाले सय्याह और अकीदतमंद दरगाह पर फातिहा पढ़ने और गुलपोशी के साथ साथ इसकी खूबसूरती भी निहारते हैं। अकबर के अहद में यह दरगाह लाल पत्थर से बनाई गई थी, लेकिन बाद में जहांगीर ने इसे सफेद संगमरमर में तब्दील कर दिया। दीवारों पर नक्काशी की गई और बेशकीमती सीप लगवाए गए। दरवाजों पर आबनूस की लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह को मन्नत की दरगाह के नाम से भी जाना जाता है। लोगों का मानना है कि जिस तरह अकबर की मायूस जिंदगी में शेख सलीम चिश्ती की दुआओं से खुशियां आईं, उसी तरह उनकी जिंदगी की मायूसी भी दूर होगी। और इसी ख्याल से सलीम चिश्ती के अकीदतमंद यहां आते हैं और साथ ही फन तामीर के बेहतरीन नमूने से भी रूबरू होते हैं। आर्किटेक्चरल ट्रेडिशंस का, खास करके इंडियन और ईरानियन आर्किटेक्चरल ट्रेडिशंस का बहुत अच्छा इम्तिजाज है, मिश्रण है। गुजरात के आर्किटेक्चर का उसमें झलक मिलती है, राजस्थानी आर्किटेक्चर की झलक मिलती है। तो जो सो कॉल्ड हिंदू आर्किटेक्चर, यानी वो जो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का पार्ट बन चुका है, लेकिन हम उसे हिंदू कहते हैं, और ये अकबर के सेंस को बताता है कि किस तरह से उसने या तो डेलिबरेटली डिफरेंट एलिमेंट्स सेलेक्ट किए या प्री सेलेक्टेड एलिमेंट्स को किस तरह से ऑर्गेनाइज किया उन बिल्डिंग्स में। मगर ये कहना बिल्कुल सही होगा कि फतेहपुर सीकरी एक बहुत ही कॉस्मोपॉलिटन कैरेक्टर रखता है, और इन मुगल इंडियन आर्किटेक्चर में वो एक यूनिक बिल्डिंग है। उस जैसी बिल्डिंग कहीं नहीं मिलती। अकबर हर वक्त अपनी रियाया के साथ जुड़े रहना चाहते थे और किले की रिवायत के मुताबिक यहाँ भी दीवाने आम की तामीर कराई गई थी। दीवाने आम रियाया से रूबरू होने का सबसे आसान तरीका था।
यहाँ बैठकर बादशाह अपनी रियाया के दुख दर्द सुना करते थे और उनकी फरियादें भी सुनते थे। दीवाने आम की खूबसूरती काबिले तारीफ है। एक ऊंची जगह पर बादशाह का तख्त हुआ करता था। तख्त के दोनों जानिब जालीदार दीवारें बनाई गई थीं और ठीक सामने दो खूबसूरत बाग भी लगाए गए थे। इन्हीं बागों में रियाया के बैठने की जगह मुकर्रर थी। ये वो जरिया था जिससे अकबर अपनी रियाया से रूबरू होते थे। अकबर की यही खासियत उन्हें हर दिल अजीज बनाती थी। दीवाने आम के अलावा अकबर ने फतेहपुर सीकरी के किले में दीवाने खास की तामीर भी करवाई थी। गुंबदनुमा ये इमारत चौकोर है और चारों जानिब से दाखिल होने के लिए यहाँ दरवाजे बनाए गए हैं। इसके ऊपर 4 छतरियां भी लगाई गई हैं। अगर आप दूर से इस दीवाने खास को देखेंगे तो इन छतरियों की वजह से इसके 2 मंजिला होने का गुमान होता है। दीवाने खास में आम लोगों की रिसाई मुमकिन नहीं थी। यहाँ वजीरों और मुशीरों के साथ बैठकर अकबर सलाह मशवरा किया करते और हुकूमत के अहम फैसले लिया करते थे। किले की ये सबसे अहम जगह होती थी क्योंकि यहीं से पूरे मुल्क की सियासत पर नजर रखी जाती थी और यहीं से हुकूमत चलाई जाती थी। इस दीवाने खास में जो चीज आपको सबसे ज्यादा पुरकशिश लगेगी वो है ये चौकोर खंबा। ये दीवाने खास के मरकज में है। दूर से देखने पर इस पर फूल पत्तियों की नक्काशी नजर आती है, लेकिन गौर से देखने पर इसमें 36 सांप के नक्श दिखाई देते हैं। ये सांप नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं और इसके ठीक ऊपर बादशाह का तख्त है जहां वो बैठते थे। इसी तख्त पर बैठकर वजीरों और मुशीरों से गुफ्तगू किया करते थे। फतेहपुर सीकरी और हिंदुस्तान की तारीख में अकबर का नाम एक सेक्युलर हुक्मरान के तौर पर लिया जाता है और इसकी सबसे बड़ी वजह उनके चलाए गए मजहब दीन इलाही को माना जाता है। यूं तो अकबर तमाम मजाहिब की कद्र करते थे और उनकी अच्छाइयों से मुतासिर भी होते थे, लेकिन दीन इलाही की शुरुआत में उन्हें मुअर्रिखीन की नजर में अगर सेकुलर बनाया तो मुतनाज़े भी बनाया। हालांकि ये मजहब खालिस तौर पर उनके इनफरादी सोच पर हामिल था। उन्होंने कभी भी अपनी रियाया को इस मजहब को मानने के लिए मजबूर नहीं किया। अकबर अगर एक अजीम शहनशाह के तौर पर मकबूल हैं तो दीन इलाही के लिए भी शोहरत रखते हैं। अब आपको अकबर का शाही खजाना दिखाते हैं। फतेहपुर सीकरी में भी शाही खजाने की तामीर की गई थी। किले में खास जगह बनाई गई थी। इस खजाने में बेशकीमती हीरे जवाहरात महफूज रखे जाते थे। शाही खजाने के सामने पत्थर पर बना ये नादिर नमूना आपको अपनी तरफ जरूर खींचेगा। ये बेहद पुरकशिश है। ये एक शेर का मुंह है और इसके मुंह से सांप निकल रहा है। इसके बारे में मुअर्रिखीन कई कहानियां बताते हैं। कहा जाता है कि इस शेर और सांप को शाही खजाने की हिफाजत के लिए बनाया गया था। ठीक उसी जगह पर 4 सुतूनों के सहारे ये नशिस्त बनाई गई है। लोगों की राय है कि इस नशिस्त की तामीर शाही खजाने के करीब होने की वजह यह है कि इस नशिस्त पर खजानची बैठा करते थे। लेकिन दूसरी राय यह है कि चूंकि ये नशिस्त दीवाने खास से मुत्तसिल है, इसलिए शायद यहां अकबर के दरबार के
नुजूमी बैठा करते थे। जब अकबर के शाही खजाने का जिक्र हो रहा है तो उनके सबसे कीमती नवरत्न का जिक्र भी लाजिम है। अकबर अपने नवरत्न को सबसे ज्यादा कीमती तस्वुर करते थे। अकबर के नवरत्नों में से एक थे तानसेन। इसी अनूप तालाब के मरकज में बैठकर तानसेन रियाज करते थे। कहा जाता है कि उनकी आवाज इतनी दिलकश थी कि जब वो साज छेड़ते तो कुर्बो ज्वार के परिंदे भी उनके करीब आ जाते। तानसेन की मौसीकी और उनकी आवाज इतनी पुरकशिश थी कि उनकी आवाज अकबर जब सुनते तो दरबार से उठकर वो अपनी ख्वाबगाह में चले जाते और वहां लुत्फ अंदोज हुआ करते थे। अकबर का ख्वाबगाह अनूप तालाब के करीब में ही है। ये 2 मंजिला इमारत है। पहली मंजिल पर अकबर ने लाइब्रेरी की तामीर करवाई थी, जबकि दूसरी मंजिल अकबर का ख्वाबगाह है। अकबर की जो ख्वाबगाह कहलाती है या हुजरा है, वो एक छोटा सा सेल जैसा स्ट्रक्चर है। वो कोई बहुत बड़ा रूम या हॉल नहीं है, एक छोटा सा स्ट्रक्चर है जिसको देख के ये लगता है कि ये मेडिटेशन के लिए ज़्यादा सूटेबल है या ये छोटे मोटे डिस्कशंस के लिए ज़्यादा सूटेबल है। बहुत मुमकिन है कि जो इबादत खाना जिसे हम कहते हैं वो इस कमरे में भी वो डिस्कशंस हुआ करते थे। जो बादशाह, हमें इतना तो मालूम है कि कुछ ऐसे ज्ञानी लोग और कुछ ऐसे ब्राह्मण्स या दूसरे फ़िलासफ़र्स और हुक्मा ऐसे थे जिनको बादशाह अपनी ख्वाबगाह में बुला करके उनसे डिस्कस किया करता था डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को, रिलीजन के और फ़िलासफ़ी के। अकबर ने, सलीम का जब रेबेलियन हुआ और उसने बाद में सलीम ने अकबर से माफ़ी मांगी और उसको माफ़ी मिली, तो सलीम को उसी ख्वाबगाह में रखा गया। अकबर के ख्वाबगाह से निकलकर हम रुख करते हैं पंचमहल का। पंचमहल यानी 5 मंजिलों वाली इमारत। यह रास्ता पंचमहल तक जाता है। सुतूनों के सहारे तामीर की गई यह इमारत फन तामीर की बेहतरीन मिसाल है। पंचमहल बेहद खूबसूरत और हवादार है। नीचे की मंजिल बेहद वसी है और जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ जाती है ये तंग होती जाती है। अगर आप पंचमहल को दूर से देखेंगे तो मिस्र के पिरामिड की शक्ल का नजर आता है। उस जमाने की ये ऐसी इमारत है जिसकी मिसाल शायद कहीं नहीं मिलती है। इस किले में एक बेहद दिलचस्प चीज नजर आती है, वो ये कि यहां ज्यादातर इमारतें अनूप तालाब के करीब तामीर करवाई गई थीं। इसी अनूप तालाब के करीब है हुजरा अनूप तालाब नजर आता है। ये एक छोटी इमारत है, लेकिन किसी जमाने में इसके करीब के नजारे बेहद दिलकश और हसीन हुआ करते थे। इस हुजरे में अकबर की 2 तुर्की बेगमात सलीमा सुल्तान और रुकैया बेगम रहा करती थीं। मुअर्रिखीन की राय हालांकि मुख्तलिफ हैं। कुछ मुअर्रिखीन का कहना है कि चूंकि यह इमारत बेहद छोटी है इसलिए यह बईद अज कयास है कि यहां बेगमात रहा करती थीं। इसी हुजरे के करीब एक और इमारत है जिसकी तामीर मदरसे की गरज से की गई थी। यह मदरसा
अकबर ने लड़कियों की तालीम के लिए तामीर करवाया था। इस किले की ज्यादातर इमारतों की तरह इस इमारत की तामीर भी सुतूनों पर की गई थी। ये पूरी इमारत सुतूनों के सहारे खड़ी है। वैसे तो यहाँ की तमाम इमारतें बेहद दिलचस्प हैं, लेकिन जो इमारतें अकबर ने बेगमात के लिए तामीर करवाईं वो काबिले दीद हैं। अकबर की कई रानियां थीं, लेकिन वो अपनी बेगम जोधाबाई से बेहद मोहब्बत किया करते थे और जोधाबाई उनको बेहद अजीज थीं। जोधा के लिए अकबर ने इस किले में एक खास महल बनवाया था। इस महल में जोधा की तमाम ज़रूरतों के अलावा उनकी इबादत के लिए एक मंदिर भी बनवाया गया था। ये महल जोधा के लिए अकबर की मोहब्बत का नमूना है। जोधा का महल फतेहपुर सीकरी में तामीर शुदा इमारतों में सबसे बड़ी इमारत है। यह खूबसूरती और फने तामीर के एतबार से बेहद दिलचस्प है। ये एक चौकोर यानी 4 जावियों वाला महल है और इसके चारों तरफ बरामदे हैं। ये इमारत मौसमों के एतबार से तामीर करवाई गई थी। यानी इसमें बनवाए गए कमरे गर्मी और सर्दी के एतबार से बनवाए गए थे। सर्दी के मौसम में जोधा महल के दाएं तरफ कयाम करती थी, जहां धूप का माकूल इंतजाम किया गया था, जबकि गर्मी के लिए बनवाए गए कमरे हवादार थे। महल के करीब ही जोधा की इबादतगाह यानी मंदिर था। इसी महल में मौजूद है जोधा की रसोई। कहा जाता है कि इसी रसोई में जोधा अकबर के लिए अपने हाथों से लजीज और शाही पकवान तैयार किया करती थीं। जोधा के महल से बाहर आते ही एक और महल नजर आएगा। ये अकबर की ईसाई बेगम मारिया का महल है। इस महल में दीवारों पर बेहतरीन नक्काशी की गई है। कमरे में भी हाथियों की तस्वीरें नक्श हैं। यहां एक और महल हुआ करता था। यह महल अकबर के 9 रत्नों में से एक मशहूर रत्न बीरबल का था। हालांकि इसके सबूत नहीं मिलते हैं। बाज मुअर्रिखीन की राय में यह महल अकबर की तुर्की बेगमात सलीमा और रुकैया का था। इस किले में आने के बाद ये एहसास होता है कि जिस करीने और सलीके से यहाँ इमारतें तामीर कराई गई थीं, उससे ये जाहिर होता है कि इस शहर को बसाने से पहले मुकम्मल प्लानिंग और सर्वे किया गया था। फतेहपुर सीकरी में दाखिल होते ही जो चीज आपको सबसे ज्यादा मुतासिर करती है वो ये है बुलंद दरवाजा। फतेहपुर सीकरी में दाखिल होते ही इस बुलंद दरवाजे पर आपकी नजर पड़ेगी और आप इससे मरूब हुए बिना नहीं रह सकते। अपने नाम के मुताबिक ही ये बेहद बुलंद यानी ऊंचा दरवाजा है। शहर आबाद होने के कई साल बाद 1602 ईस्वी में बुलंद दरवाजे की तामीर हुई। आखिर इतने साल बाद इस दरवाजे की तामीर क्यों की गई? मुअर्रिखीन मानते हैं कि इस दरवाजे की तामीर के पीछे गुजरात फतेह है। गुजरात फतेह के बाद ही फतेह की निशानी के तौर पर बुलंद दरवाजे की तामीर हुई थी। तेरह मीटर ऊंची सीढ़ियों पर 40 मीटर ऊंचा यह दरवाजा है। इस तरह जमीन से इसकी कुल ऊंचाई 54 मीटर है।
ये दरवाजा हिंदुस्तानी और इस्लामी फन तामीर का बेहतरीन अक्स है। लाल पत्थरों से बने बुलंद दरवाजे पर मेहराबों में सफेद और काले पत्थरों का इस्तेमाल हुआ था। इसके ऊपर 13 गुंबद भी बनवाए गए हैं, जिसे सुतूनों और छतरियों से मुज़य्यन किया गया है। दक्कन फतह के बाद इस दरवाजे पर फारसी में कतबे नक्श किए गए और साथ ही कुरानी आयात भी नक्श की गईं। ये शहर जितना कदीम है उतना ही दिलकश, और इसी वजह से ये यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज की फहरिस्त में शामिल है। जहां गुज़श्ता ज़माने की बेमिसाल इमारतें सयाहों को बेहद लुभाती हैं। इस शहर में आने के बाद मुगल दौर आपके जहन में अपनी तमाम तर रानाइयों के साथ जलवा फरोज हो जाएगा, और साथ ही अकबर की दूरंदेशी की मिसाल भी आपको देखने को मिलेगी। एक शहर किस तरह आबाद होता है और कैसे एक शहर पूरी दुनिया बन जाती है, यह सब कुछ नजर आता है फतेहपुर सीकरी में। बस एक निगाह और जज्बा चाहिए इस शहर के खूबसूरत माजी को देखने और पढ़ने के लिए। सारे जहां में धूम में आज का सफर यहीं तक। अगले हफ्ते एक और दिलचस्प इमारत के साथ फिर हाजिर होंगे। आपको छोड़ जाते हैं माजी की हसीन यादों में। खुदा हाफिज। ये विशाल है ना, इसका सब